Good morning, dear students. Welcome to your online classes. In our previous class, I teach you about the parasites animals and insectivorous plants. In the insectivorous plants, the insect is killed by the juice secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants. आप देख सकते हैं यहाँ पर insectivorous plants का एक आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया था और उसके बारे में एक्सप्लेन किया था. नाउ टूडेज वी रीड अबाउट सेप्रोट्रॉप्स, जिसमें आप देखेंगे यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल्स मार्केट. यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पेचेस ग्रोइंग इन मोइस्ट सॉइल्स और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. Let us find out what types of nutrients they need to survive and from where they get them. मीन्स आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि आपको ये मशरूम का पिक दे रखा है फिगर 1.7 में. आप जब बाज़ार में गए होंगे बारिश के मौसम में, तब आपने मशरूम जैसा देखा होगा जिसमें छाते नुमा आकृति होती है और उसके ऊपर मिट्टी जैसी लगी हुई आपको दिख रही है. तब आपको ये पढ़ना है कि ये जो मशरूम्स होते हैं ये कैसे अपना न्यूट्रिएंट्स गेट करते हैं. ओके, अपना नेक्स्ट उसके लिए आपको एक एक्टिविटी होम एक्टिविटी करनी होगी. इन दिस एक्टिविटी टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोइस्चर इन इट विथ वाटर. आपको एक ब्रेड लेनी है. एज एग्जाम्पल घर पे आपके जैसे ब्रेड आती होगी तो ब्रेड लेके उसको गिल्ला सा कर लेना है. Leave it in a moist warm place or for 2-3 days or until fluffy patches appear on them. आप देखेंगे कि आप उसको या तो नमी मोइस्ट यानी नमी वाली जगह पे या वार्म यानी गर्म जगह पे अगर रख देते हैं 2-3 दिन के लिए तो उसके ऊपर फ्लफी पैसेज मतलब रोएदार ऐसी आकृति जैसी कुछ संरचना दिखाई देती है. आपने कभी नोटिस किया है कि मम्मा कभी घर से बाहर चली जाती है, आप लोग फैमिली टूर पे चले जाते हैं और आपके लंच बॉक्स में कुछ खाने का सामान रह जाता है, रोटी, तो उसके ऊपर 3 दिन बाद अगर आप देखेंगे उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन आकृति का कुछ आपको दिखाई देता है. व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेज? ऑब्जर्व द पैचेज अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक. You will see cotton-like threads spread on the pieces of bread. ये मतलब आप जब देखते हो कि उस ब्रेड के ऊपर माइक्रोस्कोप से तो आपको क्या दिखेगा कि धागा नुमा संरचना होती है जो कौन से कलर में होती है, ग्रीन कलर जैसा होता है. तो मम्मी या दादी उसको क्या बोलती है, देखो रोटी पे फंगस लग गई है. फंगस का मीन्स क्या होता है, जैसे कवक, मतलब जो कि हमारे खाने को ख़राब कर देता है. फिगर 1.8 में आप देखिए फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड. आप उसको 3-4 दिन और रेगुलर अगर कंटिन्यू उसी बंद बॉक्स में रखेंगे या उसको मॉइस्ट और वार्म प्लेस पे रखेंगे तो उसकी देखो ये कंडीशन हो जाएगी. तो यू डू दिस एक्टिविटी इन एट योर होम. These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. तो ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, फंगी. मीन्स जिसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, फंगस, या इसको हमारी साइंस की लैंग्वेज में कवक कहेंगे. दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनको अलग अलग प्रकार की इनकी पोषण विधि होती है. दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड. इन्होंने ये जो फंगस है, ये फंगी है, इन्होंने कहाँ से एब्जॉर्ब किया अपना न्यूट्रिशन, ब्रेड से. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. मतलब कि जो ये फंगस होते हैं ये किन चीज़ों से प्राप्त करते हैं, ये करते हैं या तो डेड ऑर्गेनिज्म से या डिकेइंग मैटर. डिकेइंग मैटर का मीन्स होता है जो चीज़ खराब होने वाली हो, विघटन जिसका हो रहा हो, जिसको जो सड़ने वाली चीज़ हो, उन चीज़ों से, उन जीवित पदार्थों से, उन जैव पदार्थों से, या जो कोई चीज़ मर गई हो
कोई इंसेक्ट मर गया हो, एनिमल मर गया हो, उनसे ये फंगी अपना भोजन या न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। इसे हम कहेंगे सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है मृत, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था, सेप्रोट्रॉप्स वर्ड मीन्स मृत जीवी, यानी मरे हुए जीवों से या खराब चीज़ों से पोषण लेने वाला जीव, वो कहलाता है मृत जीवी। और वो जो अपने न्यूट्रिएंट्स का मेथड कंटिन्यू रखता है उसको हम बोलेंगे सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन मेथड। सच ऑर्गेनिज्म विच सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोटॉप्स। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि इस पोषण प्रणाली से, इस न्यूट्रिशन प्रोसेस से को अपने फूड के लिए यूज़ लेते हैं, तो उसे हम कहेंगे सेप्रोट्रॉप्स। इट मीन्स सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब मृतजीवी पोषण विधि से जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाते हैं, दे आर कॉल्ड सेप्रोटॉप्स। दिस इज important thing for you. Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time during the rainy season. They spoil many things. Ask your parents about the means of fungi in your home. मीन्स आपको क्या करना है, जो ये फंगी होती है मोस्ट ऑफ, देखो अचार के ऊपर आपने देखा है मम्मा कभी कभी अचार निकालती है तो उससे पहले गूंदे के अचार के ऊपर जो तेल में नहीं डूबा हुआ होता है, उस गूंदे के ऊपर वाइट वाइट एक फ्लपी रुई टाइप रोएदार संरचना होती है, दैट इज़ कॉल्ड फंगी। तो ये लेदर की बनी हुई चीज़ों पे, बैग वगैरह पे, कपड़ों पे, और दूसरी ऐसी चीज़ें जो बहुत लंबे टाइम से, चाहे वो बुक्स हो चाहे कपड़े हो, अगर बहुत लंबे टाइम से एक ही जगह पर जो गर्म है बहुत, या जिसमें नमी वाले प्लेस पे पड़ी रहती है, जहाँ पे सीलन आती है, जिसे हम अपनी हिंदी मारवाड़ी लैंग्वेज में कहते हैं कि यहाँ पे सीलन आ गई है, तो वो दैट इज़ कॉल्ड फंगी। ओके, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। अब ये फंगी कैसे आती है? ये फंगल स्पोर्स जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ कहाँ पे होते हैं? ये कवक जो होते हैं, ये बीजाणु, ये वायु में होते हैं, एयर में होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट। जब ये जो फंगल होते हैं, ये फंगल स्पोर्स जो होते हैं, ये कहाँ होते हैं? ये वायु में होते हैं। ये फंगल स्पोर्स जब गर्म और ठंड, भीगा हुआ जो वातावरण होता है या चीज़ होती है या कोई वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, तो वहाँ पे जब वो नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं तब ग्रो होते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब आप ये सोच रहे होंगे जब ये सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो उसको देखने के लिए कि भाई हम इन चीज़ों से कैसे बचाव कर सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो साथ में रहते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। मतलब सम और कुछ जीव जो होते हैं वो साथ में रहते हैं, तो वो शेल्टर और न्यूट्रिशन, एक जो बीजाणु होता है, बीजाणु मीन्स या एक जो फंगी होता है, तो उसको न्यूट्रिशन एक पैदा करता है और एक जीव उसको शेल्टर पैदा करता है, मतलब आपस में चेंजिंग करते रहते हैं। दिस रिलेशन ये कहलाता है सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। मान लीजिए फंगी रहती है जो ये पेड़ के जड़ें होती हैं उसके अंदर, एंड द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न इस फंगीज को जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो उसकी रूट से मिल जाता है। तो फंगस उसके बदले में क्या करता है? फंगस उसके बदले में वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स,
तो फंगस उसके बदले में उसको जो पौधे के अंदर पोषण क्रिया होती है तो उसके बदले में उन्हें जल और उसके अवशोषण का मतलब प्रोवाइड्स का उपलब्ध करवाता है क्या क्या वाटर और उसके पोषक तत्वों को वो फंगस उसके प्रोसेस में हेल्प करता है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus, तो आपको पहले कल एक alga शैवाल के बारे में जो मैंने बताया था और फंगस ये भी क्या है सिम्बायोसिस। ये दोनों जब साथ में रहते हैं तो एक उसको वो शेल्टर देता है और दूसरा उसको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराता है। और जो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है तो क्लोरोफिल से वापस जो फूड बनाने का प्रोसेस होता है इसमें ये आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर्स, फंगस क्या प्रोवाइड करवाता है शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द alga एंड इन रिटर्न द alga प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। फंगस क्या प्रोवाइड करवाता है उसको छाया पानी और मिनरल्स और जबकि alga वापस क्या करता है उसको इन सब से मिलाकर क्या बनाता है फूड बनाता है और ये वापस किसको देता है फंगस को। ओके नाउ हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished in the soil. Have you seen farmers spreading manure and fertilizers in the fields or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? आपने बहुत बार देखा किसान और खेत और जो माली के बगीचे के माली होते हैं वे लॉन और गमलों में क्या डालते हैं खाद डालते हैं। क्या डालते हैं फील्ड्स यानी खेत, गार्डनर्स यानी जो बगीचे के माली होते हैं ये क्या डालते हैं उसके अंदर कुछ पॉट होते हैं उसके अंदर मैन्योर उर्वरक पदार्थ फर्टिलाइजर्स और मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यानी खाद और उर्वरक पदार्थ का मतलब होता है जो यूरिया वगैरह होती है। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने सीखा है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिट्टी से। So their amounts in the soil keep on declining. Fertilizers and manure contain nutrients such as nitrogen, potassium और phosphorus etc. जो फर्टिलाइजर्स और जो मैन्योर होते हैं उर्वरक पदार्थ और जो खाद कंटेन न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर क्या होता है न्यूट्रिएंट्स होता है जैसे कि नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस आदि। These nutrients need to be added from time to enrich the soil. ये टाइम मतलब अलग अलग समय से फिक्स समय के बाद में वापस फार्मर उसको मिट्टी के अंदर सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर ऐड करता है ताकि मिट्टी की ग्रोइंग पावर अच्छी हो जाती है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्थी इफ़, अगर हम अपने पौधों को हेल्थी रखना चाहते हैं तो उसमें आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यूज़ करना होता। इससे क्या होगा इससे हम कर सकते हैं कि वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं पौधों के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स उनकी रिक्वायरमेंट होती है जो ज़रूरत होती है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम ऐसा करते हैं। Usually the crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in the nitrogen. You learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. आपने देखा कि पौधों के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः किसकी नीड होती है नाइट्रोजन की। किसकी नीड होती है नाइट्रोजन की। तो जो फसल एक बार उगाने के बाद मिट्टी तो वही रहती है तो मिट्टी में से नाइट्रोजन तो वो जो पहली फसल होती है वो ले लेती है। तब दूसरी फसल के समय नाइट्रोजन गैस जो होती है वो वायु में तो होती है लेकिन जो नए पौधे हैं तो उनके लिए नाइट्रोजन की जो नीड होती है तो वो नाइट्रोजन को अवशोषित करने के लिए
तो उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए पौधे खुद तो कैपेबल होते नहीं हैं, तो उसके लिए दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्यूबल फॉर्म। तो वायु में से डायरेक्ट वो ले नहीं सकते, और सॉल्यूबल फॉर्म में चेंज करने के लिए उस मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरियाज रहते हैं, बैक्टीरियम, वो कहलाते हैं राइजोबियम। वे क्या कहलाते हैं? राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। राइजोबियम ऐसा जीवाणु होता है जो मिट्टी में से और ये हवा में से नाइट्रोजन लेके उसको मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देता है और उसको उपयोगी बना देता है, और इस प्रकार पौधे अपने मिट्टी में से नाइट्रोजन को यूज़ ले लेते हैं। तो राइजोबियम क्या है? बैक्टीरियम है या बैक्टीरिया है जो कि एयर में से नाइट्रोजन को लेके उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। बट राइजोबियम जो होता है वो खुद अपना भोजन नहीं बना पाता है। सो इट ऑफन लिव्स इन रूट्स ऑफ ग्राम्स। तो ये राइजोबियम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखो, ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेगुमेंस एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। तो ये मोस्ट ऑफ होते हैं ना, तो ये जैसे आप देखते हो चना, मटर, मूंग, सेम जो होता है, ये फली, जिन जिन प्लांट्स में फलियाँ लगती है तो उन फलीदार पौधे के पेड़ों की जड़ों में होता है, और ये वहाँ से नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता है एयर में से लेकर। और हमने देखा है अधिकतर जो दालें होती हैं, जो बीन्स होते हैं, तो वो फलीदार पौधों से ही हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो प्लांट क्या करता है? ये जो बैक्टीरियाज होते हैं तो वो नाइट्रोजन अवेलेबल कराते हैं, और प्लांट्स उनको क्या देता है? शेल्टर देता है। प्लांट्स उनको क्या देता है? शेल्टर देता है इन बैक्टीरियाज को। दे यूज हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है सहजीवी, यानी साथ में रहना। सहजीवी मतलब साथ में रहना। तो प्लांट्स और राइजोबियम साथ में रह रहे हैं, तो ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। और इससे फार्मर को भी फ़ायदा मिल जाता है। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वेयर लिग्यूमिनियस plant are grown. Most of the pulses and obtained from leguminous plants. In the chapter you learned that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasitic or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and animals for good. Can we say that the insectivorous plants are particle heterotrophs? तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, आपने इस लेसन में ये पढ़ा कि कुछ जीवी होते हैं वो सहजीवी होते हैं, कुछ मृत जीवी होते हैं, मृत जीवी परपोषी होते हैं, सेप्टोट्रॉप्स, हेप्टोट्रॉप्स। इसके बारे में इस लेसन में आप कुछ क्या होते हैं? इंसेक्टिवस प्लांट्स भी होते हैं। तो इन सब के बारे में आपने इस लेसन के अंदर रीड किया। नाउ अब आप एक बार इस लेसन को वापस से रीडिंग करेंगे। हम अपनी और इस जो आपके ये फंगस का एग्जाम्पल आपको बताया गया, इसको आप घर पे करके देखेंगे तो आपके लिए इजी गोइंग हो जाएगा एक्सप्लेन करना। ओके, we meet in our next class. Goodbye.